हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग लगता है वीडियो से हम लोग यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करते आ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आरसीसी सब्जेक्ट के, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट होगा बेसिकली आपका होगा आरसीसी का, और इसमें हम लोग करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। जो आपके कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बीटी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ये, तो इस वजह से आपको हर क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और आपको काफ़ी पेन लेके बैठे होते हैं, तो जितने भी फार्मूले चाहे आप आई एस कोड रीजन है उसको आप लोग नोट करते रहो, ठीक है। क्योंकि आई एस कोड से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं, आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए आई एस कोड अगर आपके पास है पीडीएफ के फॉर्म में, एक बार उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से कई डाटे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो जो आज हम लोग क्वेश्चन फिर करने वाले हैं उसमें ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होगा आपसे टाइप। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पहला है फॉर डिफॉर्म पार्ट वन स्ट्रेसेस, फॉर फॉर डिफॉर्म्ड डिफॉर्म्ड बार्स 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 bond stress is bond stress is यानी विरूपित छड़ों के लिए बॉन्ड प्रतिबल होता है। विरूपित विरूपित छड़ों के लिए छड़ों के लिए छड़ों के लिए बॉन्ड प्रतिबल होता है। बॉन्ड प्रतिबल प्रतिबल होता है, ठीक है। बॉन्ड प्रतिबल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जैसे अगर दो तरह के बार है, एक प्लेन बार है और एक होता है डिफॉर्म बार होता है, ठीक है। उसमें कुछ खास नहीं, जैसे अब मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार मैं दोबारा नहीं लिखूंगा उसको, एक बार आपको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद इसका ऑप्शन लिखूंगा, उसके बाद सब लोग इसको करिएगा, ठीक है। पूरा रहा क्वेश्चन में विरूपित छड़ों के लिए बॉन्ड प्रतिबल होता है, ठीक है। विरूपित छड़ों के लिए बॉन्ड प्रतिबल होता है। कम होगा कि ज़्यादा होगा, अब ये तो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या उसको समझ करके करते हो, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन जो है आपका जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेस देन प्लेन बार्स, लेस देन प्लेन बार, बार दूसरा मोर देन प्लेन बार्स, बार इक्वल टू प्लेन बार, इक्वल टू प्लेन बार, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नो कंपैरिजन टू प्लेन बार्स, नो कंपैरिजन टू प्लेन बार। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि जो आपका विरूपी छड़ों के लिए बांध प्रतिबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए।
सादी छोरों से कम होना चाहिए, लेस देन प्लेन बार, या सादी छोरों से कम होनी चाहिए, या फिर मोर देन प्लेन बार्स, प्लेन बार से जो सादी छोरों से अधिक होनी चाहिए। प्लेन में मतलब सादी, उसमें कोई प्रकार कोई खांचा नहीं बना हुआ, ठीक है। या फिर सादी छड़ के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू प्लेन बार, ठीक है, इक्वल टू प्लेन बार। या फिर हम सादी छोरों से कोई हम इसका संबंध ही नहीं है, ठीक है, नो कंपेरिजन कर सकते हैं प्लेन बार के साथ। क्या आप लगता है आपको ऑप्शन? तो जैसा क्वेश्चन है कि विरूपित छड़ों के लिए जो बाण प्रतिबल होता है, आपको पता है जो विरूपित छड़ होता है, ठीक है, बार्स होता है, वो प्लेन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक में बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा मोर देन प्लेन बार, ठीक है, मोर देन प्लेन बार। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने बताया था आपको, प्लेन बार में किसी प्रकार का कोई खांचा नहीं होता है, उसमें एक फॉर्म करके नहीं कुछ रहता ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए प्लेन बार है, एकदम सीधा, एकदम क्या होगा, ऐसा होगा इसमें, किसी प्रकार का कोई भी इसमें, ठीक है, बोले थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ध्यान से समझने के बाद समझने का प्रयास करिएगा। और दूसरा हमने सरिया बनाया आपको, और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, ये आपका होगा डिफॉर्म्ड, ठीक है, डिफॉर्म, और ये आपका होगा प्लेन। तो जब भी कंक्रीटिंग वर्क होता है तो इस चीज़ का जो आपको बॉन्ड स्टिच की जब बात आती है, बॉन्डिंग की जब बात आती है, ठीक है, जब बॉन्डिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो आपका ये डिफॉर्म बार होता है ये ज़्यादा पकड़ बनाता है, ठीक है, ज़्यादा पकड़ बनाता है, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसको रफ करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेंसाइल इन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, द मैक्सिमम टेंसाइल इन्फोर्समेंट, द मैक्सिमम टेंसाइल reinforcement, टेंसाइल reinforcement in RCC beam is given by, in RCC, in RCC beam, in RCC beam is given by, is given by, ठीक है, यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण में अधिकतम तनन प्रबलन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर आपको फार्मूला पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए जो होगा आपका 0.8585 बी डी अपॉन एफ वाई, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.85 अपॉन बी डी, ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.04 बी डी, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द, अरे भाई जो आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन है ये आपको जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन लगाया था एक वीडियो में, करा था हम लोगों ने, ये तो भैया मिनिमम के लिए होता है 0.85
BD अपन FY, तो आपने पढ़ा था ना, तो मिनिमम के लिए है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा था मैक्सिमम। जब मैक्सिमम पूछ रहा है तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा 0.04 BD, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, ये भी आई स्कूल प्रोविजन है। तो जो आपका कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कि हमने 3 कंडीशन आपको बताया थे बीम केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम और कैंटिलीवर बीम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा उसको हम जवाब देंगे। क्वेश्चन है आपका कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर कंटिन्यूस बीम, फॉर continuous beam, continuous beam, ठीक है, क्लियर। विथ स्टील ग्रेड ऑफ Fe 415 शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। यानी कि जो आपका स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है कंटिन्यूस के केस में कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। याद रखना कंटिन्यूस की बात पूछा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है, ठीक है गाइस। तो आपको समझना पड़ेगा, हमने आपको क्लास में बताया था ये जनरली जो होता है वो ई वैल्यू के बराबर होता है, ये वैल्यू, या फिर हमें यहाँ से अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहें तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जो जनरली हम लोग ये वैल्यू बताते हैं वो जनरली हम उसको ए वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, हम उसको ए वैल्यू कह देते हैं, ओके। अब जो भी आपका स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का जो अधिकतम अनुपात हो रहा होता है अलग अलग कंडीशन के लिए, बीम के लिए मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बीम पूछा है, ठीक है, किसका पूछा है, कंटिन्यूस का बीम। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 7, 20, 26 और ये 48 और ये 48। तो भैया आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर कंटिन्यूस बीम के लिए। बहुत सही, क्वेश्चन बहुत सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर, ठीक है, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26। लेकिन मैं इसका एक थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ, तीनों बीम के केस में अलग अलग कितना होता है स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो होता है, ठीक है, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है, डेप्थ रेशियो याद करना, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको लिख लेना। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, ये होल वैल्यू होता है स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ, ये वैल्यू जो होता है आपका होता है 20। क्या होता है, 20। ध्यान से लिखिए, इसको कॉम्पी में लिख लीजिए, ठीक है, इसको कॉम्पी में लिखिए। सिंपली सपोर्टेड के लिए आपका 20, कंटिन्यूस 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 बीम के लिए आपका 26 होता है, 26 होता है। और जो आपका कैंटिलीवर होता है,
कैंटिलीवर कंटिन्यूस के लिए 26 और कैंटिलीवर बीम के लिए आपका 7 होता है। इन 3 वैल्यू को याद रखिएगा, किसको किसको, 20 को, 26 को, 27 को, सॉरी 27 7, सॉरी ठीक है। इन 3 वैल्यू को याद रखना। ये जो होता है आपका सिंपली सपोर्टेड, ये होता है कंटिन्यूअस बीम, और ये आपका होता है कैंटिलीवर। वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है इसको, ठीक है। क्या कर सकता है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर, ओके, समझ में आया। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शायद इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन डीमार्स में पूछा हुआ है जेईई लेवल में, तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, इन सिंगली इनफोर्स बीम इन singly enforced beam, steel reinforcement is provided in beam. Steel reinforcement is provided in ठीक है। इन सिंगली इन्फोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कि एकल प्रबलित धरनों में स्टील प्रबलन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे बात पूछ रहा है जून का। जब हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते थे क्या। अब इसको मैं क्वेश्चन को देख लिए ना, क्वेश्चन को समझ लियो। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है बस कि आपको एकल प्रबलित धरनों में जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है वो किस जोन में प्रोवाइड किया जाता है, बस क्वेश्चन ये है आपका। ध्यान से देखिएगा। सिंगली की बात कहा है, नाम सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन लिया है, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ इस तरह बीम का सेक्शन है। और अगर सिंगली कहता है तो रेनफोर्समेंट, देखो ये उस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग टेंशन जोन। टेंसाइल कह सकते हो, टेंसाइल जोन बोल दो, या टेंशन जोन भी कह सकते हो, टेंसाइल जोन। और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव जोन। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव जोन। तो आप जब सिंगली पढ़े थे तो सरिया अब सी बात है, हम ऊपर नहीं प्रोवाइड करते सरिया, हम यहाँ प्रोवाइड थोड़ा नहीं किए थे सरिया, हम लोग कहाँ प्रोवाइड किए थे, टेंशन जोन में प्रोवाइड किए थे। ठीक है, कहाँ किए थे, टेंशन जोन में। तो सरिया हम लोग यहाँ प्रोवाइड किए थे, सरिया हम लोग कहाँ प्रोवाइड किए थे, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और इस पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं टेंशन जोन। ये पूरा जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, इसको टेंशन जोन बोलते हैं, और ऊपर वाले जोन को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका स्टील पड़ रहा है, जो सरिया पड़ रहा है, वो किस जोन में पड़ रहा है। तो अब ये सी बात है, देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो बार पड़ता है सिंगल सेक्शन में, वो आपका होता है टेंसाइल जोन में। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करते हैं डबल रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, तो वहाँ पे सरिया हम क्या करते हैं, जैसे टेंशन में डाला हमने, वैसे हम क्या करते हैं कंप्रेशन में भी बार डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम वो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ था, ऑप्शन ए दिया है टेंसाइल जोन, जोन बी कंप्रेसिव जोन, कंप्रेसिव जोन, सी दिया है बोथ, बोथ टेंसाइल
एंड कंप्रेसिव, ठीक है, या फिर न्यूट्रल जोन, या फिर न्यूट्रल जोन। जस्ट अभी हमने देखा था जो सिंगली की बात होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते हैं। जब कंप्रेसिव कर देंगे या फिर कर सकते हो बोथ टेंसाइल और कंप्रेसिव जब करते हैं तो आपका वर्स सिंगली नहीं रहता तो क्या हो जाता है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बन जाता है, ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू IS कोड, IS कोड 456/2000, side face reinforcement should be provided, side face reinforcement should be provided, should be provided when depth of wave, when depth of wave of beam is exceed of wave of a beam of a beam of a beam exceed, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई, चलिए बात अगर समझ में आ रही है तो मैं इसको एक बार हिंदी में भी लिखने का प्रयास करूंगा, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी लिखने का प्रयास करूंगा कि IS कोड के अकॉर्डिंग पार्स, ठीक है, पार्स फ्लक्स जिसको बोलते हैं, पार्स फ्लक्स प्रबलन की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रबलन की व्यवस्था करनी चाहिए जब धरण की वेव गहराई अधिक हो, जब जब धरण की वेव वेव गहराई अधिक हो, वेव गहराई अधिक हो, अधिक हो, बस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी मैंने आपको नोट्स में बता रखा है और आप क्लास लेते वक्त भी बताया था आपको, तो अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख करके क्या कर सकता है, उसको कर सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है, पहला ऑप्शन 650 में 700 में 725 mm 750 mm, चलिए ठीक है, बताइए, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो आपका होगा 750। साइड फेरोस रिइंफोर्समेंट की जब भी बात आएगा, ठीक है, इस केस में जब भी प्रोवाइड करते हैं, कब, जब आपका कंक्रीट धर्म की जो गहराई है 750 mm से क्या हो, अधिक हो जाता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, ओके। सी वैल्यू आपको भूलना नहीं है, ठीक है, 750 आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, ठीक है, ये द रेशियो ऑफ maximum diameter of reinforcement bar in slab and the total thickness of slab should not exceed, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार लिख दे रहा हूँ हिंदी में, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द maximum diameter of the diameter of the reinforcing bar in a reinforcing bar in a slab and the total thickness and the total thickness of slab should not exceed should not exceed, ठीक है, should not exceed। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/8। जो मुख्य छड़ का व्यास होता है स्लैब की कुल मोटाई का 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/8 किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, इन a slab the minimum reinforcement the minimum reinforcement using steel of grade grade FE 415 इंच, FE 415 इंच, 415 इंच, यानी कि जो एक स्लैब पे ग्रेड 415 के इस्पात का प्रयोग करते हुए न्यूनतम प्रॉब्लम इंग्लिश में से है, कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सही है,
ये भी कई बार पूछा हुआ आपके अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 0.12% ऑफ इट्स ग्रास सेक्शनल एरिया, ऑफ इट्स ग्रास सेक्शनल एरिया, ऑफ इस ग्रास सेक्शनल एरिया। दूसरा दिया है 0.20% ऑफ ग्रास सेक्शनल एरिया। तीसरा दिया है 0.15%, 0.15%। चौथा दिया है 0.110%, ठीक है, ग्रास सेक्शनल एरिया। तो भैया मैंने आपको बताया था जब आपका ग्रेड 415 की बात हो रही होती है, ठीक है, उस केस में 0.12%, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.12% ऑफ दिस ग्रास सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन क्या क्या है। एक क्वेश्चन जस्ट अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब का जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार जो डाया होता है, ठीक है, उसकी कंडीशन रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था। जस्ट उसी तरह क्वेश्चन और पूछा हुआ है, उसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पे। वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का बस खाली डाटा 1/8, 1/5, 1/6 दिया हुआ था। यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन जो आपका छड़ों का अधिकतम व्यास है स्लैब में, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में वही है, बस ऑप्शन दिया है 20 mm, 16 mm, थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8, थिकनेस थिकनेस स्लैब बाई 8, और सबसे लास्ट है आपका स्पैन बाई 100, स्पैन बाई 100। भैया अभी हमने जस्ट देखा था, यही तो फार्मूला था, 1/8 वहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब के साथ लिख दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से भी समझना पड़ेगा कि लिखने के तरीके से भी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, घूम सकता है, ठीक है, क्लियर होना, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। आप लोगों ने टी बीम पढ़ा ही होगा, और टी बीम में हम लोगों ने देखा था आइसोलेटेड टी बीम और एल बीम था उसमें, लेकिन हम लोग जो जनरली क्वेश्चन लगाए हुए थे आपको टी बीम का ही पढ़ा, ठीक है। टी बीम में जनरली दो तरह से बताया था आपको, ध्यान से देखिएगा। जो आपका टी बीम होता है, टी बीम ये आपका जनरली टू टाइप्स का है। एक तो आपका जनरली मोनोलिथिक होता है, एक आइसोलेटेड होता है, ठीक है। होता है मोनोलिथिक टी बीम, मोनोलिथिक टी बीम, और ये होता है आपका आइसोलेटेड आइसोलेटेड टी बीम। तो इस पर जो हमने बताया था कि क्लास में भी मैंने बताया था कि इस पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं फार्मूले को लेकर, छोटे फार्मूले। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टी बीम का, कि द फ्लैंज विड्थ ऑफ आइसोलेटेड टी बीम इज, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन है आपका द द फ्लैंज विड्थ ऑफ इफेक्टिव विड्थ फ्लैंज, यानी पीएफ की विड्थ बताया, ठीक है। द फ्लैंज विड्थ ऑफ isolated T beam is
आइसोलेटेड टीबी मीन्स, ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। द फ्लैंज विड्थ ऑफ आइसोलेटेड टीबी, किसकी बात कर रहा है, आइसोलेटेड की बात कर रहा है, और ये टीबी की बात कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का जो पीएफ की वैल्यू हम निकालते थे फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा। ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है L naught upon B plus 6 plus BW। दूसरा ऑप्शन दे रहा है L naught upon B plus 4 plus BW। तीसरा दे रहा है ऑप्शन L naught by B, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ नीचे, L naught upon B plus 0.85 प्लस BW। और सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस कह सकते हो, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन तो ये है, लेकिन कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ रहेगा, पता है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही रहेगा कि फार्मूला में यहाँ पे चार, देखो बच्चे यहाँ से एलिमिनेट कर ले जाएंगे, ये तो होगा नहीं, 0.85 तो मैंने बताया नहीं था, नन सवाल उठता नहीं है। कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे होगा, कंफ्यूजन कहाँ होगा, आपको यहाँ पर होगा कि 6 होगा कि 4 होगा, ठीक है, 6 होगा कि 4 होगा। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए, 6 होगा कि 4 होगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 6 नहीं होता है क्वेश्चन में, जो फार्मूला है वहाँ पे 4 होता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनकर आएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनकर आएगा वो आपका हो जाएगा L naught upon B plus 4 plus BW। क्लियर, ओके। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपका आइसोलेटेड टीबी से मतलब पूछे या फिर मोनोलिथिक टीबी जो फार्मूला बनते हैं ना स्पेशली, वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं जब आपका क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, अब जैसे स्लैब से रिलेटेड आता है आपसे, या फिर कॉलम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप यहाँ से कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके कॉलम पे भी होंगे इसमें बेसिकली। तो हम लोग अभी ये तो टीबीएम का था जनरेटेड, ठीक है, स्लैब पर भी कुछ क्वेश्चन मिला, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कुछ कॉलम पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे,